बच्चों, आज हम आप लोग को 2026 अभी एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, जो जिसको क्वेश्चन बैंक कहते हैं। क्वेश्चन बैंक आप लोग देखे होंगे, जिसमें आपको कई साल का क्वेश्चन दिया रहता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन बैंक 2026 का क्वेश्चन के बारे में जानकारी देंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको 2026 में काम आएगा। 2026 के एग्जाम में आप 10th के स्टूडेंट है तो आपको काम आएगा। जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, आपका जो 17 तारीख से 17 फरवरी से आपका एग्जाम चलेगा, उसमें आप देखिए हम अभी आपको 2011 से लेके 2015 तक का क्वेश्चन बैंक का जो है ये प्रश्न जो है अभी हम आपको पढ़ाना शुरू करेंगे, जिसमें आपको देख रहे हैं इससे बाहर आपका क्वेश्चन जो पढ़ लीजिएगा। तो अगर नहीं पढ़े हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा, आपको ये क्वेश्चन आएगा। तो अभी हम सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन जो पढ़ाने वाले हैं वो है आपका 2011 का। क्या है? 2011 का प्रश्न है जो क्वेश्चन बैंक से, उसमें से हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? पहला प्रश्न क्या है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इसमें क्या है कि 4 ऑप्शन आपको रहेगा। क्या रहेगा? 4 ऑप्शन रहेगा। हिस्ट्री का सब क्वेश्चन है ये, इसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा। 4 ऑप्शन में आपको सभी तरह का ये ऑप्शन रहेगा। जैसे आपको रहेगा जर्मनी रहेगा, उसके बाद फिर आपको ये इटली रहेगा, फ्रांस रहेगा, इस तरह के 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, देखिए इसके ऊपर रेफ है। क्या है? रेफ है। एक ट्रिक के अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम जवाब दे सकते हैं। अगर याद है तो बेहतर है, नहीं याद है एक ट्रिक के अनुसार आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर रेफ है, इसके ऊपर भी रेफ है। तो हम ऐसा देखेंगे जर्मनी। क्या है? जर्मनी लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? जर्मनी। देखिए इसमें रेफ है तो ये आपका आंसर सटीक हो गया। ठीक है। अब इसी में देखिए कई क्वेश्चन आपको आए। ठीक है। जैसे देखिए क्या है, कार्ल मार्क्स है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? जन्म कब हुआ? तो 1818 ईस्वी। आपको पता होगा कब हुआ है? 1818 ईस्वी। अब इसी में आपको आ जाएगा कि इसकी मृत्यु कब हुई। तो 1853 में ईस्वी। कब हुआ? 1883 ईस्वी में। कब हुआ? 1883 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। फिर इसको जो है कहा गया है कि इसने कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक है, जो पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। क्या है पुस्तक का नाम? पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल। ये पुस्तक जो है किसका लिखा हुआ है? ये कार्ल मार्क्स का लिखा हुआ। और इस पुस्तक को जो है ना, आप लोग जानते होंगे कि इस पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? समाजवादियों का बाइबिल। समाजवाद का बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल भी बोला जाता है इस पुस्तक को। अब इसको कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक और है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या है? कार्ल मार्क्स का ही लिखा हुआ। ये पुस्तक भी आपको किसका लिखा हुआ है? कार्ल मार्क्स का ही लिखा हुआ है। और ये जो इसका जन्म ही हुआ, ये इसका मृत्यु हुआ, इसका ये पहला पुस्तक हुआ। और दूसरा जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसका पुस्तक हो गया। किसका? कार्ल मार्क्स का। ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 2011 का पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में आपको कई क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में आपका आंसर भी इसमें देख लीजिए। पहला, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इसकी मृत्यु कब हुई, इसकी पहली पुस्तक क्या था? दास कैपिटल। उसके बाद इस पुस्तक को क्या कहा जाता था? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था। उसके बाद इस पुस्तक कार्ल मार्क्स का दूसरा पुस्तक जो है क्या है? मैनिफेस्टो, यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये पहला प्रश्न हो गया 2011 के इससे। ठीक है। अब इसमें इसी में हम दूसरा क्वेश्चन आपको 2011 में हम देखेंगे। आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दूसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड
कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको तो सबको पता होगा बच्चे लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। 1919 ईस्वी। अब देखिए इसमें क्या है कि बहुत सारा ऑप्शन तो 4 रहेगा। आप पहले पढ़े होंगे, आपको याद होगा, तो आपको दिमाग में आएगा, समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो आपको एक ट्रिक के अनुसार आपको बताएंगे कि ये जो है ना जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ये किस आंदोलन के विरुद्ध में ये जलियांवाला बाग में लोग गया था प्रदर्शन करने के लिए। तो रोलेक्ट एक्ट किसके विरोध में? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में गया था इसको। उसके बाद जनरल जो ऑर्डर दिया था इसको, जो गोली चलाने के लिए, जनरल ओडायर, ठीक है। किसने दिया था? जनरल ओडायर ने दिया था। और उसमें जो समिति बनाया गया था, जो समिति गठन किया गया था इसकी जांच के लिए कि क्यों मारा गया गोली, क्यों चलाया गया गोली, इसमें जो है ना हंटर समिति का गठन किसका हुआ था? हंटर समिति का। हंटर समिति का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? हंटर समिति का गठन हुआ था। और आपको पूछा जाएगा अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कहाँ हुआ? तो ये जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। अब इसमें क्या है कि हजारों लोग मारे गए, ठीक है, हजारों लोग। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो है शांतिपूर्ण, क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना प्रदर्शन कर रहा था। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। के हम जो है ना इस रोलेक्ट एक्ट का मतलब समझते हैं? आप लोग नहीं समझते तो अभी हम बता देते हैं। और आप लोग जो है ये जो है आप यूट्यूब पर ये जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं इसको, और देखने के बाद आपको इस पर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा इसको। और क्या है कि जब ये गोली चलाएगा तो वहां सारे धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये किसके? रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन कर रहा था, यानी कि शांतिपूर्ण। लेकिन क्या है कि वहां पे अंग्रेज जो था वो क्या था? ओडायर, उन्होंने ऑर्डर दिया और हजारों लोगों पर गोलियां चलवा दी। तो रोलेक्ट एक्ट जो था उसमें क्या है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी दलील के, यानी बिना किसी रिपोर्ट के, होता है ना कि पुलिस थाना जाइएगा तो आपको रिपोर्ट लिखाना पड़ेगा, ये तो आपको पकड़ने आएगा पुलिस या ये करने। लेकिन वहां पे कुछ नहीं था, किसी पर शक होता था ये अपराधी है, ये है, वो है, बस उसको उठा करके जेल में बंद कर दिए। इसी के विरुद्ध में लोगों ने जलियांवाला बाग में जो है प्रदर्शन कर रहा था, ठीक है। और उसके अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो हजारों लोग मर गए। कौन लोग थे? भारतीय लोग थे। उसमें उस समय आपको पता होगा कि ये जब 1919 ईस्वी में हुआ था तो उस समय महात्मा गांधी भी था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर भी था। तो ये दोनों क्या किया, इन दोनों को अंग्रेजों ने, ठीक है, क्या दिया था? एक लक़ब दिया था। लक़ब मतलब उपाधि, ठीक है ना। तो दोनों को अलग अलग उपाधियों से ये नवाजा गया था, यानी बोला गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसको दिया गया था? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को जो दिया था कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। क्या दिया गया था? कैसर ए हिंद की उपाधि। कैसर ए हिंद की उपाधि। हिंद की उपाधि, ठीक है। उपाधि किसको दिया गया था? महात्मा गांधी जी को, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था नाइट की उपाधि। सर नाइटहुड। क्या? सर नाइट हुड या नाइट की उपाधि आप लोग बोल सकते हैं जी सर। नाइट की उपाधि। ये दोनों उपाधि जो दिया गया था इसको जो है ना क्या हुआ, इसी आंदोलन के विरुद्ध में, यानी कि इसके जो हो गया था, ये दोनों अपना उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया कि हमको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भारतीय लोग ही उस गोली में मारे गए थे, हजारों मारे गए थे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ दूसरा। हम तीसरा क्वेश्चन पर चलेंगे। विश्व में
सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई। कहाँ हुई? चीन में। ये तो आपको पता होगा सभी बच्चे को कि विश्व में मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? चीन में हुई, क्योंकि चीन ही जो है बहुत पुराना ये देश है जिसमें प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में। और कागज का भी आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ, प्रथम शताब्दी में। कागज का आविष्कार चीन में, ठीक है, चीन में हुआ था। अब प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। उसके बाद क्या है कि भारत में भी कागज का आविष्कार हुआ था, ठीक है। भारत में कागज को पहले जो है ना, आप लोग देखते होंगे पांडुलिपि पे, पत्थर पे, ठीक है, और ताड़ के पत्तों पर, जिसको ताम्र पत्र बोलते हैं, ठीक है, उस पर लिखा जाता था। लेकिन जब भारत में 13वीं शताब्दी में कागज का आविष्कार हुआ, खोज हुआ, तो कब हुआ भारत में? कागज का खोज 13वीं शताब्दी। चलिए, ये हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में कहां है? ठीक है ना, रेल लाइन, बिहार का पहला रेल लाइन कहां है? ठीक है ना, बिहार का पहला लाइन कहां है या कौन है? ईस्ट इंडिया क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला रेल लाइन बिछाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हुआ बिहार का पहला रेल लाइन। कौन है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। पांचवा, तो पांचवा है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? इस क्वेश्चन पे बहुत सारे 10th के स्टूडेंट को डाउट रहता है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चे को डाउट रहता है, लेकिन आज इस डाउट को हम पूरा क्लियर कर देंगे। इसलिए कर देंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले कि कौन सा जानवर क्या है केवल भारत, कहां? केवल भारत में पाया जाता है। तो इसमें जो है आपको एक एनसीईआरटी किताब है, ठीक है, एनसीईआरटी किताब जो 7, 8, 9 में छपा है, उसके अनुसार भारत में केवल जो है ये क्या है? डॉल्फिन पाया जाता है। क्या? डॉल्फिन पाया जाता है। क्या? डॉल्फिन। और क्या है कि दूसरा आपको घड़ियाल भी आएगा ऑब्जेक्टिव में, लेकिन घड़ियाल नहीं होगा, ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि हम किताब के अनुसार से पढ़ रहे हैं, हा? लेकिन अब यूट्यूब, ये क्या कहते हैं, गूगल, इसके अनुसार आप कीजिएगा तो आपको केवल भारत में घड़ियाल आएगा। लेकिन हम किताब 10th के किताब के अनुसार एनसीईआरटी बुक है, उसमें जो आएगा आपको ऑप्शन में, तो आपको डॉल्फिन ही लगाना, ठीक है। क्लियर है सभी को बच्चे को? इसको हम मिटा देते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा
केंद्र है। तो आपको सबसे पहले पता होगा इस क्वेश्चन का कि ये जो है ना क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिस हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, आपको इकोनॉमिक्स से, ये 4 पेपर का आपको 40 ऑब्जेक्टिव देना है, ठीक है। 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा 10th क्लास में, ठीक है। और जो एग्जाम होगा उसमें ये सब क्वेश्चन कभी कभी रिपीट होता है, ठीक है। ये इसका आंसर जो होगा क्या होगा, तारापुर। क्या होगा, तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर। अब तारापुर कहिएगा कहाँ है, मा- अगर कोई कहेगा कि तारापुर कहाँ है तो वो कहाँ होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तारापुर। अब देखिए ये जो है क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। कौन, क्या चीज है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये जो बना था तारापुर में, ये किसके सहयोग से बना? सहयोग तो बना होगा किसी के ना। अब कोई भी चीज बनता है तो सहयोग से बनता है, ठीक है ना। तो ये जो बना था अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से, ठीक है, अमेरिका के सहयोग से। उसके बाद ये परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है बाबू, इसमें क्या है कि एक केमिस्ट्री का फॉर्मूला होता है कि नाभिकीय विखंडन, ठीक है ना, या अमोनिया यूरेनियम विखंडन। उसमें जो ये करके अब कहिएगा ये परमाणु केंद्र है, क्या इसमें जो है ना रॉकेट बनता है, ये बनता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऊर्जा केंद्र जो है इसके अनुसार यहाँ पे बिजली क्या है, बिजली उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है और 26 के एग्जाम में आपको ये करना है, क्योंकि आपको देखिए कि अभी 2011 का हम बता रहे हैं, अभी 2011 का। तो आपको ये क्या है कि ये आपको ये जब 26 में जाइएगा तो आपको 10 साल 15 साल हो जाता है इधर। तो 15 साल का आपको पीछे वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, ताकि ये आपको फायदा दे और एग्जाम में आपको ज्यादा, क्योंकि आपको पता होगा कि 2011 से लेकर के 15 तक पहले एक शिफ्ट में एग्जाम होता था। 2016 से अब 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, और 2 शिफ्ट वाले फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन कुछ और सेकंड का कुछ और होता है, अलग अलग होता है। इसलिए बच्चे थोड़ा सा मार खा जाते। लेकिन अभी बिहार बोर्ड आपको 100 ऑब्जेक्टिव दे रहा है और 50 बनाना है, 80 दे रहा है, 40 बनाना है। तो ये सब पर आपको फोकस करना है। लेकिन एक गलती आपको नहीं करना है किसी बच्चे को, कि समय बर्बाद नहीं करना। समय पर जितना आपको फोकस देना है। और क्या है कि एक बात और ध्यान देना है हमारी तरफ से, ये सभी बच्चे को ध्यान दे करके चलना है। एग्जाम सेंटर पर जाइए तो पहले पहुंचिए। 9:30 बजे एग्जाम है, आपका 9 बजे गेट लग जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। इसलिए आप पहले पहुंच करके सेंटर पे रहिए, ताकि आपको इंटर यानी कि अंदर जाने में कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, वहां जब आप जाइएगा तो आपको खबर आएगी कि ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन मोबाइल में आ गया, ये क्वेश्चन आउट हो गया, हमारे पास ये क्वेश्चन। तो आपको ध्यान में रहेगा, वो लगता है हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं पहुंचा, तो आपका माइंड जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जो तैयारी करके जाइएगा वो भी आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए किसी के बात पर नहीं रहना है। आपने जितना तैयारी किया है उसको जाकर के वहां पे लिख देना है, ठीक है। और जितना ऑब्जेक्टिव बनना है वो बना देना, लेकिन पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। ये किसी के बात में नहीं रहना है कि ये क्वेश्चन का ये आंसर, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और किसी से कोई डर, कोई ये नहीं। एग्जाम एक स्टूडेंट जितना तैयारी करके जाएगा, मजबूत बन के जाएगा, वो उतना अच्छा नंबर लाएगा। हमारा ये वादा है कि जितने भी हमारे यहाँ के संस्थान के बच्चे हैं वो अच्छे से अच्छे नंबर लाए और अच्छे से अच्छे से पास हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बार बार पता चलता होगा कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सूचना के अधिकार की आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले आपको राजस्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान में। हम आप लोग को पहले भी पढ़ा है। और ये आपको क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन बैंक का भी आप लोग देखते जाइए और आज से रिवीजन जो हो रहा है इसको भी देखिए, ताकि आपको 2026 के एग्जाम में काम आए और फायदा दे। ये कहाँ हुआ था? राजस्थान। राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान।
राजस्थान। अब ये एक क्वेश्चन इस पे और बन रहा है हाँ। कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो कब हुआ, तो 2005 ईस्वी में। कब हुआ था? 2005 ईस्वी में। तो ये सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में। अगला क्वेश्चन है आप लोग का 8वां क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहां आरक्षण की व्यवस्था है? तो कहां है बाबू? पंचायती राज व्यवस्था में। कहां है? पंचायती। अब देखिए इसमें क्या है कि आरक्षण की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें आपको हम बताए हैं, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, वो चीज अलग है। लेकिन ये क्या हो रहा है, भारत में कहा आरक्षण की, और कितना प्रतिशत है आरक्षण का? आप लोग पढ़े होंगे तो 50% है। कितना प्रतिशत है? 50% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। किसमें? भारत में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का मुख्य अंग या उद्देश्य क्या है? अंग क्या है? वैश्वीकरण का मुख्य अंग क्या है? कितने हैं वैश्वीकरण के मुख्य अंग? कितने हैं? 9 नंबर। इसके मुख्य अंग जो है वैश्वीकरण के 5 है। ये तो साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन है जिसका इसमें वैश्वीकरण का मुख्य अंग 5 है। ये बार बार पूछा जाता है आपको, इसको भी ध्यान देना। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कितना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। अब देखिए इसी में आता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अब इसमें एक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना जो हुआ था 1969 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ये क्या है? रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक। स्टेट बैंक कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। ठीक है, अब इसी में आप देख लीजिएगा, ये जो रिजर्व बैंक है इसको हम बैंकों का बैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, इसलिए कि सबसे बड़ा बैंक यही है। यही रुपया भी छापता है, यही भी कागज वाला पैसा भी छापता है, यानी कि सारा जिम्मेदारी इसी को रहता है। ये नोट भी छापता है, यानी कि सब चीज यही करता है। इसका मुख्यालय अब हो गया, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र में, यानी मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। कहाँ? मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। मुंबई यानी मुख्यालय मतलब केंद्र। ठीक है, जहां भारतीय स्टेट बैंक का यानी कि एक होता है कि केंद्र की, वहां से सारा चीज फैलता है वहां से, तो वो क्या है? कहाँ है मुख्यालय उसका? ये मुंबई। अब हो गया 10वां नंबर क्वेश्चन। देखिए उसमें 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आपदा प्रबंधन यानी कि प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आपको पता होगा कि प्राकृतिक किसको कहते हैं और मानवीय किसको कहते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक किसको कहते हैं और मानवीय किसको कहते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है? क्या हो गया यहाँ एक, हाँ, निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, आपको हम पहले बताए थे या किताब भी पढ़े होंगे हिस्ट्री का, तो उसमें दिया हुआ है कि
ज्योग्राफी का, तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक होता है चैप्टर, उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव 2 ठो आएगा और सब्जेक्टिव 4 नंबर का आता है, ठीक है, 6 नंबर का टोटल आता है। तो उसमें से आपको देखना है कि प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, यानी कि जो मानव के द्वारा निर्मित होता है उसको मानवीय आपदा कहते हैं, और जो प्राकृतिक ईश्वर अल्लाह गॉड के द्वारा बनाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन को समझने वाली बात है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा कौन कौन है वो तो आपको पता होगा, लेकिन आतंकवाद, ठीक है, रेल दुर्घटना, जहाज दुर्घटना, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। लेकिन प्राकृतिक आपदा क्या है, ये बाढ़ हो गया, सुनामी, बाढ़ आना, सुनामी, भूकंप, ठीक है, जलजला आना, जलजला, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया आपको, प्राकृतिक आपदा हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, ये जो आपका 2011 का क्वेश्चन 10 था वो 10 आपका समाप्त। 2012 का क्वेश्चन बैंक का अब हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन बैंक अब इसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन आता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ, पहला क्वेश्चन 2012 के क्वेश्चन बैंक से आपका पहला क्वेश्चन आता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर आपको पता होगा कि कहाँ है, कंबोडिया में। कहाँ है, कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर है, और इसको जो बनाया गया है किसने बनाया, सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। सूर्य वर्मन द्वितीय, इसके द्वारा बनाया गया है ये जो है। और इसमें जो है किस देवी देवता का पूजा होता था इस मंदिर में, अंकोर वाट का मंदिर जो है वहां पे कंबोडिया में, उसमें विष्णु, किसका, विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान का पूजा होता था, ठीक है। ये कहाँ है, कंबोडिया में, ठीक है। ये क्वेश्चन पहला हो गया 2012 के क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना कब हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना कब हुआ, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1925 ईस्वी में। अब इसको जो है क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को इंग्लिश में जो है RSS भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, RSS। आप लोग अभी देखते होंगे भारत में इसका चहल पहल ज्यादा है, RSS का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके जो है ना संस्थापक जो है, जो स्थापना किया है, केबी हेडगेवार ने किया है। कौन किया है, केबी हेडगेवार। किसने किया है, केबी हेडगेवार ने किया है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है आप लोग का, ये 2012 के क्वेश्चन बैंक से आपका तीसरा क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो नवंबर 1917 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा अगला क्वेश्चन है इसी में, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, सॉरी गलती हो गया, चौथा क्वेश्चन होगा इसमें, सन 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 8 करोड़ से अधिक। कितना थे, 8 करोड़ से
अधिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का पंजाब में भूमि निम्नीकरण की का मुख्य कारण क्या है? क्या है भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण? क्या है? तो अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। पंजाब के लोग जो है बहुत सारे नल ट्यूबवेल ये सब लगाए हुए हैं और वो जो है ना अधिक सिंचाई करते हैं, और क्या है कि वहां बाढ़ भी आता है, ये भी आता है, तो क्या है कि वो नमी ज्यादा हो जाता है, और क्या है कि वहां का जो है ना मिट्टी जो है बह करके दूसरे क्षेत्र में चला जाता है, जिसके कारण वहां का भूमि निम्नीकरण में चला जाता है, यानी कि उपज दर घट जाता है, वहां के जमीन का जो है ये उपज दर घट जाता है। पक्की सड़कों की लंबाई सब की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? ठीक है, तो ये जो है आपका अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आ जाएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान जो है तो ये महाराष्ट्र का आता है, मुंबई जिसको हम बोलते हैं, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। सातवां क्वेश्चन हो गया कि निम्न में से खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? तो आपको खरीफ फसल में आपको पता होगा कि जो फसल ये गर्मी के मौसम में किया जाता है वो उसे को जो है ना खरीफ फसल कहते हैं, ठीक है ना। ये धान होता है, हाँ, ये एक मुख्य फसल भी है। भारत का मुख्य फसल कौन सा है? धान है। इसलिए कि ये जो है ना खाद्य पदार्थ है, ये खाद्य पदार्थ अधिक खाया जाता है भारत में, इसीलिए इसको मुख्य खाद्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ इसी को कहते हैं, धान को कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ना सबसे ज्यादा कहाँ धान होता है? आपको बंगाल में होगा। कहाँ होता है? बंगाल में। आप वो लोग देखते होंगे बंगाली लोग ज्यादा से ज्यादा चावल खाते हैं, तो वो आपको वहां मिलेगा। आप देखिए गेहूं कौन सा फसल है? रबी फसल। गेहूं कौन सा फसल है? रबी फसल। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग को देखिएगा कि एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि तो ये क्वेश्चन है क्या है कि गेहूं क्या है? एक रबी फसल है और धान क्या है? एक खरीफ फसल। लेकिन आपको पता होगा कि आप तो मौसम के अनुसार देखते होंगे कि अभी जो है ना ये गर्मी के मौसम में जो बोया जाता है उसको हम खरीफ फसल बोलते हैं, और जो ठंड के मौसम में जो बोया जाता है उसको हम रबी फसल बोलते हैं। एक अनुसार से जैसे अभी देख लीजिए ठंड का मौसम है और अभी गेहूं बोया जा रहा है, इसको हम रबी फसल बोलते हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि धान कब से कब बोया जाता है, तो आप कह सकते हैं अप्रैल मई के बाद, मई जून के से आपको नवंबर तक कटाई हो जाता है। फिर गेहूं जो है नवंबर से लेकर अप्रैल तक मक्का बोया जाता है। ये आप तो बता सकते हैं आपको। तो गर्मी का है कौन? धान, और ये ठंड का गेहूं और मक्का, ठीक है, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तेलहन दलहन वो सब गर्मी में होता है, ठीक है। तो ये सब आपको जानकारी होगा, तो ये आप बता दीजिए, ठीक है। हम देखते हैं कि बार बार हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो इसको जो है ना हम क्या है 5-6 क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं और आंसर लिख करके हम बताते जाएंगे और आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। पहले हम 6 क्वेश्चन 5 लिख लेते हैं, फिर आपको ये करना है, ठीक है। जो हम चलिए हम शुरू कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है 4 हम लिख लिए हैं पहले, उसके बाद आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन 4 है। जैसे 15वीं लोकसभा चुनाव में से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 10% है। कितना प्रतिशत? आप लोग को पहले हम बताएं 10% है, ठीक है।
10% इसमें है। अब इसी में क्या है कि 10% किसका है, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम सांसद बोलते हैं, उसमें जो है इसका क्या है, महिलाओं की इसका कितना प्रतिशत है, 10%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सहकारिता आंदोलन का भारत में हुआ था 1904 ईस्वी में। कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चन जितना अभी हम 2011 और 12 का क्वेश्चन बैंक से पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चन बैंक से आपको देखना होगा कि हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता होगा और अपनी दृष्टि से भी इसको देखना है तो करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। यानी कि ये क्वेश्चन एक होता है कि भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था है। तो आप सब पढ़े होंगे, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए ये भारत की बात हो रही, लेकिन अगर यहीं पे आपको आ जाएगा कि अमेरिका और आपको आ जाएगा चीन, ठीक है, तो अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी, और चीन में आ जाएगा समाजवादी। क्या है? समाजवादी। लेकिन भारत में है ये मिश्रित है। यहाँ पे प्राइवेट भी है, यहाँ पे सरकारी भी है। यानी कि प्राइवेट मतलब जो पर्सनल आदमी का होता है, निजी, और सरकारी होगा गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे अब अमेरिका में जो पूंजीवादी वो पैसे पर ही सब कुछ होता है। लेकिन क्या है, चीन में भी है वो सरकारी है, गवर्नमेंट का, ये सब चीज गवर्नमेंट ही यूज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर, जहां अगर मान लिया जब मानव का शरीर, इंसान का शरीर जब जल जाए तो वो जले हुए स्थान का उपचार जो है किस विधि से करना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे प्राथमिक उपचार क्या होना, तो वहां पे सबसे पहले इंसान को ठंडे पानी से धोना चाहिए, सबसे पहला ये। उसके बाद फिर आपको हॉस्पिटल हो या जहां भी हो उपचार के लिए ले जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ठंडे पानी का उपचार। चलिए हम ये कह रहे हैं कि 2011 और 12 का हमने आज 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन के करीब बताया है। तो आप लोग इसको देखिएगा 2026 में, और देखिएगा इसमें कितने क्वेश्चन आपको आता है। तो फिर हम कल या किसी और दिन जो है दूसरा 13 और 14 का क्वेश्चन जो है, 15 का क्वेश्चन हम पढ़ाने का कोशिश करेंगे, ताकि पूरे क्वेश्चन 26 तक का हम पढ़ाएंगे, ताकि 26 में भी क्या आ जाए नहीं आ जाए तो उसमें देखना है। और इस सब को आपको पढ़ते जाना है, और जा करके आपको ये हमारे YouTube पर जाएगा तो आपको इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दिया और शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग देखते जाइए। ठीक, धन्यवाद आप लोग को। ठीक।